नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल व संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। प्यारे साथियों, हमने पिछली क्लास के अंदर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल व संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और देखा था कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, क्या रणनीति रहनी चाहिए। प्यारे साथियों, यदि आप भी राजस्थान की किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी अचूक साबित होने वाली है, काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। प्यारे साथियों, इस क्लास के माध्यम से आप जीके के अंदर अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो, जो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, जीके से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके के अंदर कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल व संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। प्यारे साथियों, यदि आप इन प्रश्नों को सही कर देते हो, इन प्रश्नों को पूरे कर देते हो तो प्यारे साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, क्लास को शेयर कर देना, अधिक से अधिक बच्चों तक क्लास को पहुंचाना, ताकि अधिक से अधिक साथियों को इसका फ़ायदा मिल सके। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है काफ़ी शानदार क्लास रहने वाली है। प्यारे साथियों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो प्यारे साथियों, वीडियो के माध्यम से हम आप तक जो ज़रूरी सूचना है वो ज़रूरी सूचना पहुंचाते रहेंगे। और प्यारे साथियों, जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर के आऊँगा और प्यारे साथियों आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करूँगा। तो चलते हैं साथियों आज की क्लास पर, आज के प्रश्न पर। प्यारे साथियों, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साथियों, अंत में कमेंट देके आप ज़रूर बताना कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। गलत हुए प्रश्नों पर दोबारा क्लास देखना, क्लास को दोबारा से देखना और देखना कि आपने कहाँ गलती की, क्या गलती की। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। साथियों, आज का जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न है साथियों, महारावल की उपाधि धारण करने वाले जैसलमेर के प्रथम शासक कौन थे। साथियों, महारावल की जो उपाधि है, यह महारावल की उपाधि धारण करने वाले जैसलमेर के प्रथम शासक कौन थे। साथियों, रावल भीम थे, मूलराज प्रथम थे, रावल लूणकरण थे, कल्याण सिंह थे या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहेगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। महारावल की उपाधि धारण करने वाले जैसलमेर के प्रथम शासक तो कौन थे रे साथियों। जैसलमेर के प्रथम शासक तो कल्याण सिंह थे। प्यारे साथियों, कल्याण सिंह ने महारावल की सर्वप्रथम उपाधि धारण की थी। कल्याण सिंह के समकालीन दिल्ली का जो बादशाह था वो दिल्ली का बादशाह तो जहांगीर था, दिल्ली का शासक तो, दिल्ली का सम्राट तो जहांगीर था। कौन था साथियों, जहांगीर था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, रणथंभौर के चौहान वंश का वह प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। रणथंभौर के चौहान वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। साथियों, वाल्लाण, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट या अनुत्तरित रहने वाला है। प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है। प्यारे साथियों, क्या रहेगा इसका राइट आंसर। रणथंभौर के जो चौहान वंश है, इन चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। कौन सा शासक था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो वो शासक कौन सा था रे साथियों। प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहेगा, और इसका राइट आंसर तो वाल्लन रहने वाला है साथियों। अरे वाल्लन ने वो प्रथम चौहान शासक था जिसने जो दिल्ली सम्राट था इल्तुतमिश को वार्षिक कर देने से मना कर दिया था, वार्षिक कर देना बंद कर दिया था और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। कौन था, वाल्लन था। वाल्लन ने किसको कर देना मना किया था, इल्तुतमिश को कर देना मना किया था। किसको, इल्तुतमिश को। प्यारे साथियों, रणथंभौर के चौहान वंश का प्रथम जो प्रतापी शासक था वो प्रथम प्रतापी शासक कौन था, वाल्लन था। प्यारे साथियों, अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है साथियों, बड़ली का शिलालेख वर्तमान में राजस्थान के किस दुर्ग के राजपुताना संग्रहालय में सुरक्षित है? बड़ली का जो शिलालेख है वर्तमान में किस दुर्ग के राजपुताना संग्रहालय में सुरक्षित है साथियों? मैगजीन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, बड़ली जो शिलालेख है या बड़ली शिलालेख तो 443 ईसा पूर्व का है। कब का है साथियों? 443 ईसा पूर्व का है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है साथियों बड़ली जो शिलालेख है। इस बड़ली शिलालेख की खोज तो जी.एच. ओझा ने की थी। किसने की थी साथियों? जी.एच. ओझा ने बड़ली शिलालेख की खोज की थी। साथियों, बड़ली जो शिलालेख है वर्तमान में अजमेर के अंदर जो मैगजीन दुर्ग स्थित है, इस मैगजीन दुर्ग के जो राजपुताना संग्रहालय है, इस मैगजीन दुर्ग के राजपुताना संग्रहालय के अंदर बड़ली जो शिलालेख है, यह बड़ली शिलालेख सुरक्षित है। प्यारे साथियों, जो बड़ली शिलालेख है, इस बड़ली शिलालेख की जो लिपि है वो लिपि तो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है साथियों? ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 मैगजीन दुर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, असत्य कथन को ढूंढना है। कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न है साथियों, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न है। कौन सा कथन है जो असत्य है? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ था। जयपुर में दुर्गा देवी ने महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया। या जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। या फिर मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। या फिर अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? प्रजामंडल का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे क्या रहेगा रे मेरे साथियों इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। प्यारे साथियों, जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इस प्रथम अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, बल्कि कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। किसने लिया था? कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था साथियों। प्रथम अधिवेशन के अंदर तो महात्मा गांधी ने भाग न लेकर किसने लिया था? कस्तूरबा गांधी ने लिया था। प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन मई 1938 के अंदर हुआ था। कब हुआ था साथियों? मई 1938 के अंदर प्रथम अधिवेशन हुआ था साथियों। जयपुर जो प्रजामंडल था, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मई 1938 में हुआ था। सही है। जयपुर में दुर्गा देवी ने महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया, यह भी सही है साथियों। और मिर्जा जो इस्माइल है, मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है, यह भी सही है। तो प्यारे साथियों, अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लेकर, किसने भाग लिया था? कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, टोंक रियासत का राजस्थान संघ में विलय किसके काल में हुआ? टोंक जो रियासत थी, इस टोंक रियासत का जो राजस्थान संघ था, एकीकरण का जो द्वितीय चरण था, इस एकीकरण के द्वितीय चरण के अंदर जो विलय हुआ था, इस समय टोंक का शासक कौन था साथियों? मोहम्मद फारूक अली खां, शहादत अली खां, मोहम्मद अली खां, इब्राहिम अली खां या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? टोंक रियासत का राजस्थान संघ में विलय किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था रे साथियों? टोंक रियासत का राजस्थान संघ में विलय तो मोहम्मद फारूक अली खां के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था साथियों? मोहम्मद फारूक अली के खां के काल में। प्यारे साथियों, एकीकरण का जो द्वितीय चरण था, इस द्वितीय चरण का गठन तो 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948 को हुआ था। इस दिन 9 रियासतें राजस्थान के अंदर मिली थी। 9 रियासतों का विलय राजस्थान में किया गया था और एक नया संघ बना दिया गया था, राजस्थान संघ। कौन सा संघ बना दिया गया था? राजस्थान संघ। प्यारे साथियों, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। कैसी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद फारूक अली खां। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। साथियों, क्लास को शेयर कर देना अधिक से अधिक साथियों तक, प्यारे साथियों, ताकि अधिक से अधिक साथियों को इसका फायदा मिल सके। चलते हैं साथियों प्रश्न पर। प्यारे साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्नों की सीरीज है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम के अंदर
अच्छा कॉन्फिडेंस ला सकते हो, अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों प्रश्न है साथियों, तौल आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से है? तौल जो आंदोलन था, इस आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से था रे साथियों? तौल आंदोलन का संबंध तो निमुचना किसान आंदोलन से था, मेव किसान आंदोलन से था, बूंदी किसान आंदोलन से था, मारवाड़ किसान आंदोलन से था, या फिर अनुत्तरित रहने वाला है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे तौल आंदोलन का संबंध तो किस आंदोलन से था? अरे तौल आंदोलन का संबंध तो मारवाड़ किसान आंदोलन से था। कौन से आंदोलन से था साथियों? तौल आंदोलन का संबंध तो मारवाड़ किसान आंदोलन से था। मारवाड़ जो किसान आंदोलन था इसका नेतृत्व तो जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था रे साथियों? जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। मारवाड़ जो किसान आंदोलन था इसका नेतृत्व जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। मारवाड़ जो किसान आंदोलन था इसके अंदर जो तौल आंदोलन हुआ था, कहते हैं कि जो मारवाड़ था, मारवाड़ के अंदर 100 शेर के स्थान पर 80 शेर का एक तौल कर दिया गया था। प्यारे साथियों 100 तोले के स्थान पर 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेर कर दिया गया था, जिसके विरोध में मारवाड़ के अंदर यह आंदोलन हुआ था। 100 तोल के स्थान पर 100 तोल के स्थान पर कितने 80 तोल का एक शेर कर दिया गया था साथियों, जिसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था। तो प्यारे साथियों तौल आंदोलन का संबंध तो किस रियासत से हो गया? मारवाड़ से हो गया। और प्यारे साथियों तौल आंदोलन कौन से किसान आंदोलन से? मारवाड़ किसान आंदोलन से संबद्ध हो गया। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं। प्यारे साथियों बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हमको एक बात याद रखनी है। यहाँ पर 2 अप्रैल 1923 को एक घटना घटित हुई थी। 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड घटित हुआ था, डाबी हत्याकांड हुआ था। प्यारे साथियों इसके अंदर नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। यहाँ पर गोलीबारी इकराम हुसैन द्वारा करवाई जाती है। प्यारे साथियों इसी से संबंधित एक और है नीमूचना किसान आंदोलन। अरे नीमूचना किसान आंदोलन के बारे में याद रखना है। नीमूचना किसान आंदोलन में तो 14 मई 1925 को 14 मई 1925 को एक घटना घटित हुई थी। प्यारे साथियों 14 मई 1925 को कौन सी घटना? नीमूचना हत्याकांड हुआ था। प्यारे साथियों कहते हैं यहाँ पर जो नीमूचना हत्याकांड हुआ था, यहाँ पर गोलीबारी के अंदर काफ़ी किसान शहीद हो जाते हैं, काफ़ी ये शहीद हो जाते हैं। प्यारे साथियों नीमूचना हत्याकांड को तो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एकीकरण से संबंधित प्रश्न है साथियों। बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहेगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि आपने राजस्थान जीके की अच्छी तैयारी की है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं साथियों। प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र रियासत जो अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बनी थी। अरे अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बनने वाली रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत थी, जयपुर रियासत थी, उदयपुर रियासत थी, सिरोही रियासत थी, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे एकीकरण के समय एकमात्र रियासत कौन सी थी जो अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बनी थी? कौन सी रियासत थी रे साथियों? वो रियासत तो सिरोही रियासत थी। प्यारे साथियों सिरोही जो है, अरे सिरोही का विलय तो एकीकरण का जो छठा चरण था 26 जनवरी 1950। अरे इस एकीकरण के छठे चरण के अंदर सिरोही रियासत का विलय तो बम्बई प्रांत के अंदर कर दिया गया था। कौन से प्रांत में कर दिया गया था साथियों? बम्बई प्रांत के अंदर कर दिया गया था, जिसका विरोध वहां की जनता ने किया। वो गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व के अंदर वहां पे आंदोलन किया। प्यारे साथियों अंतर्राज्यीय विवाद का जो कारण बनी थी रियासत, वो रियासत कौन सी थी? सिरोही रियासत थी। कौन सी रियासत थी साथियों? सिरोही रियासत थी। उदयपुर का विलय तो तीसरे चरण के अंदर हो जाता है, जयपुर का चरण और मारवाड़ का चरण चौथे चरण के अंदर होता है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। काफी अच्छा प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, काफी बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अरे बीती चित्रों का स्वर्ग किस महल को कहा जाता है? बीती चित्रों का स्वर्ग तो किस महल को कहा जाता है साथियों? काफी अच्छा प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है साथियों। यदि आपने इस प्रश्न को कर दिया तो मानूंगा कि आपने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। बीती चित्रों का स्वर्ग किस महल को कहा जाता है? हवा महल को, तारागढ़ को, सिटी पैलेस को, अजीत भवन को,
या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो तारागढ़ रहने वाला है। क्या रहने वाला है रे साथियों? तारागढ़ रहने वाला है। तारागढ़ तो बूंदी के अंदर स्थित है। कौन सा वाला तारागढ़? बूंदी वाला तारागढ़। प्यारे साथियों इसके अंदर एक चित्रशाला स्थित है जिसका निर्माण महाराव उमेद सिंह किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। उमेद सिंह ने करवाया था साथियों। महाराव उमेद सिंह ने बूंदी के तारागढ़ का निर्माण करवाया था जिसके अंदर एक चित्रशाला स्थित है। इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। जबकि हवा महल का निर्माण 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह द्वारा जयपुर के अंदर करवाया गया था। यह 5 मंजिला इमारत है साथियों। इसका वास्तुकार तो लालचंद उस्ता था। जबकि जो सिटी पैलेस है इस सिटी पैलेस का निर्माण जयपुर के अंदर सवाई जय सिंह द्वारा करवाया जाता है। जबकि अजीत भवन का निर्माण जो है वो अजीत भवन जो है वो तो जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? जोधपुर के अंदर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन है जो असत्य कथन है साथियों? पाबूजी की घोड़ी का नाम केसरकाल में था। बाला लिए अश्वारोही पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। पाबूजी को राम का अवतार माना जाता है। या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लोक देवताओं में पाबूजी से संबंधित प्रश्न है साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाबूजी को राम का अवतार माना जाता है। यह तो असत्य कथन है साथियों। अरे इसका सत्य कथन तो क्या होगा? पाबूजी तो किसके अवतार थे? अरे पाबूजी तो लक्ष्मण के अवतार थे। किसके अवतार थे साथियों? लक्ष्मण के अवतार थे, न कि राम के अवतार थे। तो प्यारे साथियों अपना जो असत्य है, गलत कथन है, वो गलत कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसरकाल में था। अश्वारोही भाला लिए अश्वारोही पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है साथियों। ऊंटों के देवता के रूप में भी पाबूजी की पूजा की जाती है साथियों। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है? अरे तालबंदी जो गायकी है राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है साथियों? उत्तरी क्षेत्र की, पूर्वी क्षेत्र की, पश्चिमी क्षेत्र की, दक्षिणी क्षेत्र की, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है? अरे तालबंदी गायकी तो राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र है इस पूर्वी क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है साथियों। तालबंदी गायकी तो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर के अंदर प्रचलित है। कौन से में? सवाई माधोपुर के अंदर प्रचलित है। भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर के अंदर तालबंदी गायकी की लोक गायन परंपरा प्रचलित है साथियों। इसके अंदर जो राग रागनियाँ हैं वो राग रागनी से संबंधित कुछ कवि हैं, उन कवियों द्वारा पदावलियों के माध्यम से सामूहिक रूप से गाई जाती है, सामूहिक रूप से गाया जाता है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न है। राजस्थान का प्रथम सांस्कृतिक स्थल कौन सा है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है? अरे विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान का प्रथम स्थल कौन सा है? प्रथम सांस्कृतिक स्थल कौन सा है साथियों? सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, उपयुक्त सभी, या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रथम सांस्कृतिक स्थल कौन सा था जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? तो कौन सा हो गया साथियों? वो तो हो गया ऑप्शन नंबर 2, जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सर्वप्रथम सन 2010 के अंदर शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। उस समय यह 26वां देश का 26वां विश्व विरासत सूची में शामिल सांस्कृतिक स्थल था। कौन सा स्थल था? 26वां स्थल था। प्यारे साथियों जो जंतर मंतर है इस जंतर मंतर का निर्माण तो सवाई जय सिंह किसके द्वारा करवाया गया था?
सवाई जय सिंह के द्वारा सन 1724 के अंदर प्रारंभ करवाया गया था और 1734 के अंदर कंप्लीट हो गया था। अरे सवाई जय सिंह द्वारा 5 जगह पर सौर वेधशालाएं स्थापित की गई थी जिन्हें जंतर मंत्र का नाम से जाना जाता है। वो 5 जगह कौन कौन सी साथियों? जयपुर, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस व मथुरा के अंदर 5 जगह पर सौर वेधशालाएं स्थापित की गई थी। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस व मथुरा के अंदर सौर वेधशालाएं स्थापित की गई थी। प्यारे साथियों, जयपुर की जो सौर वेधशाला है वो सबसे बड़ी सौर वेधशाला है, जबकि दिल्ली की सबसे प्राचीन सौर वेधशाला है। प्यारे साथियों, जयपुर की जो सौर वेधशाला है, इस सौर वेधशाला के अंदर लघु सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, दक्षिणा यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, राशि वलय यंत्र, दिशा वलय यंत्र, आप महत्वपूर्ण यंत्र लगे हुए हैं साथियों। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों नांदना है। अरे नांदना क्या है साथियों? प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है। एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक त्योहार है, एक प्रकार का वस्त्र है, या एक प्रकार का आभूषण है, या फिर अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? अरे नांदना क्या है साथियों? नांदना तो एक प्रकार का वस्त्र है साथियों। क्या है रे साथियों? एक प्रकार का वस्त्र है जिसका उपयोग तो आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आदिवासी महिलाओं का एक प्रकार का वस्त्र है साथियों। आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है कौन सा? नांदना। इसे नांदना के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, नौटंकी लोक नाट्य का राजस्थान में प्रचलन किसने किया था? नौटंकी जो लोक नाट्य है, इस लोक नाट्य का राजस्थान में प्रचलन किसने किया था साथियों? बंशीधर शर्मा, भूरेलाल, तुकनगीर, दुलिया राणा, या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहेगा? अरे साथियों, काफी अच्छा प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है साथियों। प्यारे साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहेगा? अरे नौटंकी लोक नाट्य का राजस्थान में प्रचलन है, वह प्रचलन किसने किया था साथियों? अरे वो प्रचलन तो भूरेलाल ने किया था। किसने किया था रे साथियों? भूरेलाल ने किया था। भूरेलाल तो डीग का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है साथियों? डीग का रहने वाला है। प्यारे साथियों, नौटंकी जो लोक नाट्य है, यह नौटंकी लोक नाट्य भरतपुर के अंदर, ब्रिज क्षेत्र में और करौली के अंदर और सवाई माधोपुर के अंदर प्रचलित है। नौटंकी तो कहाँ पे? भरतपुर, ब्रिज क्षेत्र, करौली और सवाई माधोपुर में प्रचलित है। प्यारे साथियों, काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर साथियों। प्रश्न है साथियों, राजस्थान में महान सीमा भ्रंश जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है साथियों? काफी अच्छा प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। ऑप्शन ए के मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन 4 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या अनुत्तरित रहेगा। प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे राजस्थान में महान जो सीमा भ्रंश है जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है, यह तो कहाँ पे स्थित है? अरे यह तो साथियों राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, इस पठारी प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है, जिसे महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। प्यारे साथियों, जो हाड़ौती के पठार के अंदर पाया जाता है। प्यारे साथियों, यह बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य कुछ भ्रंश क्षेत्र स्थित है, जिसे महान भ्रंश क्षेत्र ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की संज्ञा दी गई है साथियों। इसका कुछ विस्तार बूंदी से, जो बूंदी के आगे जो बेगू है, बेगू से चित्तौड़गढ़ के मध्य भी देखा जाता है प्यारे साथियों, तथा सवाई माधोपुर व धौलपुर के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा देखा जाता है साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। तो महान सीमा भ्रंश कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, वहाँ पे स्थित है। तो अगला प्रश्न देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर औसत जो वार्षिक वर्षा है वो वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है साथियों? ऑप्शन है जयपुर,
जैसलमेर, कोटा, झालावाड़ या अनुत्तरित रहेगा। प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर औसत जो वार्षिक वर्षा है वो सर्वाधिक होती है? तो कौन सा जिला आ जाएगा साथियों? वो जिला तो आ जाएगा झालावाड़ जिला। अरे झालावाड़ के अंदर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। यहाँ पर औसत जो वार्षिक वर्षा है इसका औसत 80 से 100 सेंटीमीटर पाया जाता है। 100 सेंटीमीटर मिलता है। कितना मिलता है? 80 से 100 सेंटीमीटर। अरे सर्वाधिक जो वर्षा है, सर्वाधिक जो औसत वर्षा है वो सर्वाधिक औसत वर्षा दक्षिण पूर्वी जो भाग है इस दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर मिलती है। प्यारे साथियों, यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा है वो सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी द्वारा जो मानसून आता है इस मानसून से होती है। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपना राइट ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखना साथियों। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? अरे कौन सा है जो असुमेलित है, सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो फसल दे रखी है, एक तरफ किस्म दे रखी है। प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है देखना। एक बार इसका राइट आंसर बताना, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों देखना। चावल की किस्म बासमती। अरे चावल की किस्म बासमती, मक्का की माही सुगंधा, गेहूं की सोनालिका, चना की अनुभव या अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? अरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? अरे इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, मक्का की माही सुगंधा। यह तो गलत है रे साथियों। क्या है? गलत है। माही सुगंधा तो किसकी है? चावल की किस्म है। किसकी किस्म है रे साथियों? चावल की किस्म है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन तो राजस्थान में हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है रे साथियों? हनुमानगढ़ में होता है। जबकि मक्का खरीफ की फसल है। प्यारे साथियों, कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। मक्का की जो किस्में हैं इनके अंदर माही, कंचन, माही धवल कौन कौन सी है? माही कंचन और माही धवल है। माही धवल है। माही कंचन और माही धवल किसकी किस्में हैं? मक्का की किस्में हैं। सब प्यारे साथियों, चावल की बासमती सही है, गेहूं की सोनालिका सही है, चना की अनुभव सही है। अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, चीतल की मातृभूमि उड़न गिलहरी एवं चौसिंगा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? चीतल की मातृभूमि उड़न गिलहरी एवं चौसिंगा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है साथियों? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है साथियों। बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है। सीता माता अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, जय समंद अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य या अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? और इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है साथियों? इसका राइट आंसर तो सीता माता जो अभ्यारण्य है वो सीता माता अभ्यारण्य रहने वाला है साथियों। प्यारे साथियों, इसके अंदर चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है। उड़न गिलहरी और चौसिंगा के लिए यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है साथियों। किसके लिए प्रसिद्ध है? चौसिंगा के लिए। जबकि भैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है यह तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है रे साथियों? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। जबकि साथियों जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये शेरगढ़ अभ्यारण्य तो बारां के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है रे साथियों? बारां के अंदर स्थित है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों देखना, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। प्रश्न है रे साथियों, राज्य की प्रथम खनिज नीति कब बनी थी? राजस्थान की जो प्रथम खनिज नीति थी वो प्रथम खनिज नीति कब बनी थी साथियों? 1975 में, 1978 में, 1991 में, 1994 में या अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे राज्य की प्रथम जो खनिज नीति है वो प्रथम खनिज नीति कब बनी थी? अरे राज्य की प्रथम खनिज नीति तो सन 1978 के अंदर बनी थी। कब बनी थी रे साथियों? 1978 के अंदर राज्य की प्रथम खनिज नीति बनी थी। कब बनी थी? 1978 में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? राजस्थान का कौन सा जिला है
जिसके अंदर 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? जयपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना रे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अरे यदि आपकी तैयारी मजबूत है, अच्छी है, यदि आपने पढ़ा है तो बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, बाड़मेर, या बाड़मेर रहने वाला है। बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी रे साथियों। क्या दर्ज की गई थी? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 32.5% की वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी? 32.5% की। जबकि न्यूनतम वृद्धि दर तो श्रीगंगानगर जिले के अंदर 10% हुई थी। कितनी हुई थी? न्यूनतम 10%। कौन से जिले के अंदर? श्रीगंगानगर जिले के अंदर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? अरे सीकर, झुंझुनू, नागौर जो जिले हैं कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं साथियों? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। कृषि जलवायु प्रदेशों से संबंधित प्रश्न है। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान के अंदर, आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र में, उत्तरी सिंचित मैदान में, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है सीकर, झुंझुनू और नागौर का, तो कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? कौन से में आते हैं रे साथियों? ऑप्शन नंबर 2, आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र के अंदर यह जिले आते हैं। किस में आते हैं? आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र के अंदर ये जिले आते हैं, जिसके अंदर झुंझुनू, सीकर और नागौर जिले शामिल है। प्यारे साथियों, राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो प्रदेश है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिले आते हैं। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर साथियों। प्रश्न है साथियों, संविधान से संबंधित प्रश्न है, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, राज्य की पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। राज्यपाल की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इन कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है साथियों, राज्य के प्रमुख के रूप में। ऑप्शन 2, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जो केंद्र एवं राज्य के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, या फिर अनुचित रहेगा। तो राज्यपाल की भूमिका के संबंध में बताना रे साथियों, कौन सा कथन है जो सही है, कौन सा ऑप्शन है जो सही है साथियों? क्या रहेगा रे साथियों इसका राइट आंसर? अरे इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, 1 व 2 दोनों ही राइट रहने वाले हैं। अरे राज्य के प्रमुख के रूप में व केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका होती है। साथियों, संविधान के अनुसार जो राज्यपाल होता है वो राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि कार्यपालिका प्रमुख भी होता है वो, और कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते उसकी दोहरी भूमिका होती है। प्यारे साथियों, राज्य के जो समस्त कार्यपालिका के जो समस्त कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। प्यारे साथियों, इसके अलावा जो राज्यपाल है वो राज्यपाल द्वारा राज्य प्रशासन की जो रिपोर्ट है वो राज्य प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाती है, तथा राज्य से संबंधित जो अन्य कार्य होते हैं वो अन्य कार्य भी किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? निम्नलिखित में से कौन है जो राजस्थान के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं साथियों? जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहेगा? अरे राजस्थान के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? अरे सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति तो मोहनलाल सुखाड़िया है। कौन है रे साथियों? मोहनलाल सुखाड़िया है, जो 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार? 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्यारे साथियों, राजस्थान के, जबकि इनके बाद में जो नंबर आता है वो आता है
श्रीमान अशोक गहलोत का, जो राजस्थान के 3 बार सीएम रह चुके हैं। कितनी बार सीएम रह चुके हैं? 3 बार सीएम रह चुके हैं। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान है। राज्य की जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल की संयुक्त जो बैठक है, ज्वाइंट बैठक होती है, ज्वाइंट सीटिंग होती है, इसके संबंध में क्या प्रावधान है साथियों? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान है राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राज्य विधानमंडल की ज्वाइंट सीटिंग के संबंध में क्या प्रावधान है? अरे संविधान के अंदर क्या प्रावधान है साथियों? इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्यारे साथियों, ज्वाइंट सीटिंग के संबंध में जो प्रावधान है वो प्रावधान संसद पर लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं साथियों? संसद पर लागू होते हैं। जबकि विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं, दोनों सदनों के मध्य जब गतिरोध हो जाता है, तो गतिरोध होने की स्थिति में जो ज्वाइंट सीटिंग, जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक आहूत करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पटवारी जो है, इस पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों? राजस्व मंडल द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा, सचिवालय द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा, या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अरे पटवारी की नियुक्ति तो साथियों राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती है। राजस्व मंडल अजमेर का राजस्व मंडल जो है वो तो अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? अजमेर के अंदर स्थित है। प्रत्येक तहसील के अंदर विभिन्न प्रत्येक जो तहसील है, इस प्रत्येक तहसील को विभिन्न पटवार घरों में, पटवार क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है साथियों। और प्रत्येक पटवार घर का, पटवार क्षेत्र का जो प्रमुख अधिकारी है, वो प्रत्येक पटवार क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी पटवारी होता है। प्यारे साथियों, पटवारी का जो कार्यालय है, वो कार्यालय उसके जो कार्य क्षेत्र है, उसके कार्य क्षेत्र के उसके गांव के अंदर होता है। वो उसी गांव के अंदर निवास करता है साथियों। प्यारे साथियों, पटवारी जो सरकार का प्रतिनिधि होता है, ये सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत की जो ग्रामीण जनता है, इस ग्रामीण जनता के जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष रूप से निकटतम रहता है, नजदीक रहता है। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर हो गया पटवारी की नियुक्ति तो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है साथियों? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष, या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहेगा? अरे इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है साथियों? इसका राइट आंसर तो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु तो 62 वर्ष होती है। प्यारे साथियों, इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल निश्चित नहीं होता, जबकि इनकी जगह इनकी जो सेवानिवृत्ति है, इस सेवानिवृत्ति की आयु का उल्लेख किया गया है 62 वर्ष, या जो 62 वर्ष होती है वो 62 वर्ष न्यूनतम होती है। प्यारे साथियों, 62 वर्ष की उम्र में इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। जबकि जो उच्चतम न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो तो 65 वर्ष है। कितनी है साथियों? 65 वर्ष है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, संविधान में जिला प्रमुख के द्वारा अपने इस्तीफे की सूचना कितने दिन पहले देने के संबंध में प्रावधान है? अरे संविधान में जो जिला प्रमुख है, जिला प्रमुख द्वारा यदि अपना इस्तीफा दिया जाता है तो इसकी सूचना कितने दिन पहले देने के संबंध में प्रावधान है साथियों? 10 दिन, 14 दिन, 20 दिन, या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या अनुत्तरित रहने वाला है? प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे जिला प्रमुख अपना जो इस्तीफा है वो अपना इस्तीफा कितने दिन पहले पूर्व सूचना के दे सकता है साथियों? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? और इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है?
ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके तहत जिला प्रमुख अपना इस्तीफा है वो इस्तीफा किसी पूर्व सूचना के दे। प्यारे साथियों, जिला प्रमुख द्वारा जो अपना इस्तीफा है वो इस्तीफे की पूर्व सूचना के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। प्यारे साथियों, जिला प्रमुख द्वारा अपना जो इस्तीफा है, इस्तीफा संभागीय आयुक्त को, किसको, संभागीय आयुक्त, संबंधित जो संभागीय आयुक्त है, इस संभागीय आयुक्त को कौन क्या सौंपा जाता है, अपना इस्तीफा सौंपा जाता है। प्यारे साथियों, जिला परिषद के अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। कौन होता है साथियों? जिला परिषद का अध्यक्ष तो जिला प्रमुख होता है। और जिला प्रमुख जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिला आयोजना समिति का भी अध्यक्ष होता है। किसका? जिला परिषद के अलावा जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष भी कौन होता है रे साथियों? जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख का जो कार्य होता है वो जिला परिषद की जो बैठकें हैं उन बैठकों का आयोजन करना, अध्यक्षता करना, वो संचालन करना होता है साथियों। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया, कोई प्रावधान नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। राजस्थान में जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है साथियों? 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की अवधि तक, 4 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? और इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? अरे राजस्थान में लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है रे साथियों? अरे राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल तो 5 वर्ष की अवधि तक के लिए होता है। कितनी अवधि तक के लिए होता है? 5 वर्ष की अवधि तक के लिए होता है। मार्च 2018 में राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश जारी कर लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल बढ़ाया गया और इसे 8 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 8 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 2019 में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का कार्यकाल वापस 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्नों पर चर्चा की, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा की और देखा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आप कमेंट दे के ज़रूर बताना आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। साथियों, गलत हुए प्रश्नों को दोबारा से देखना और देखना कि आपने कहाँ गलती की, क्या गलती की। प्यारे साथियों, और अच्छे से पढ़ना और तैयार रहना अगली क्लास के लिए। प्यारे साथियों, ऐसा ही यदि आपका सपोर्ट बना रहा, आपका साथ बना रहा, तो प्यारे साथियों इससे भी शानदार क्लासें लेकर के आऊँगा, इससे भी अच्छी क्लासें लेकर के आऊँगा। और प्यारे साथियों, यदि आपका साथ और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो आपके लिए राजस्थान इतिहास की विद नोट्स क्लासें भी उपलब्ध करवाऊँगा, काफ़ी शानदार क्लासें उपलब्ध करवाऊँगा साथियों, जो आपने किसी कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ी होगी। प्यारे साथियों, ऐसे शानदार नोट्स भी लिखवाऊँगा। तो प्यारे साथियों, क्लास को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।